रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडन का चैप्टर 59 की पार्ट 2 की वीडियो को। सबसे पहले आते हैं हमारे पास लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक का मतलब होता है बॉर्डर। शुरू में से हमने ये देखा कि सेरेब्रम के जो बेसल रीजन्स हैं ये उनका बॉर्डर फॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया लिम्बिक सिस्टम। लेकिन अब हमने इसके फंक्शन वगैरह स्टडी किए तो अब हम कहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा एरिया है जो कि इमोशनल बिहेवियर्स वगैरह को, मोटिवेशनल ड्राइव्स वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस लिम्बिक सिस्टम का एक मेजर पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ना सिर्फ बिहेवियर कंट्रोल करता है बल्कि बॉडी की बहुत सारी इंटरनल चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, प्यास का लगना, भूख का लगना, ब्लड प्रेशर, ये वो भी कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, ये जो सारे इंटरनल फंक्शन को कंट्रोल करना है ना, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फंक्शंस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसके वेजिटेटिव फंक्शंस भी होते हैं, उसके अलावा बिहेवियरल कंट्रोल भी कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। डन हो के बाद फिर वो हाइपोथैलेमस की लोकेशन वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि ये लिम्बिक सिस्टम में एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे मौजूद है। इसके पास एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस से भी रिलेट हो रहा होता है। इसी तरह से पैरा ओल्फैक्टरी एरिया, अगर मैं आपको इसकी लोकेशन आप नेटवर्क के डायग्राम के मुताबिक दिखाऊं तो ये जो रीजन है ना, ये है बेसिकली हमारे पास हाइपोथैलेमस। सामने इसके पास हमारे पास आ रहा होता है लैमिना टर्मिनालिस, नीचे ये एक इन्फंडिबुलम या कह लो एक स्टॉक सी होती है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। सही हो की बात, ये गोल से पिट्यूटरी ग्लैंड है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्या है, थैलेमस। तो थैलेमस का जो एंटीरियर न्यूक्लियस है वो भी इससे रिलेट कर रहा होता है। इसी तरह से जो हमारे बेसल न्यूक्लिया वगैरह होते हैं उसके साथ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारे पास हाइपोथैलेमस की। ये बात तो यहाँ पर डिस्कस की है। डाउन के बाद अच्छा, फिर वो ये बात कहते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो कि इस पूरे लिम्बिक सिस्टम को सराउंड कर रहा है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो कि लिम्बिक सिस्टम को सराउंड कर रहा है। अब लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस भी आता है, हाइपोकैम्पस भी आता है, एमिगडाला और ये एंटीरियर न्यूक्लियस थैलेमस, ये सारा कुछ लिम्बिक सिस्टम ही बनता है। सही है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो कि लिम्बिक सिस्टम को सराउंड कर रहा है उसको हम नाम देते हैं लिम्बिक कॉर्टेक्स। जो यहाँ पे उन्होंने आपको पिंक कलर का शो किया है, ये सारा हमारे पास लिम्बिक कॉर्टेक्स। अब लिम्बिक कॉर्टेक्स में ये दिखा रहे हैं कौन कौन से रीजन आ रहे हैं। तो वो रीजन भी अगर मैं आपको इसी डायग्राम के मुताबिक दिखाऊं तो सबसे पहले आ गया हमारे पास यहाँ पे करके ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। सही है, तो आपको पता है ये फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन होता है, तो यहाँ पे सामने आ गया ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद जो ये वाली जगह है ना, ये जो मैंने ग्रीन कलर की यहाँ पे शो की हुई है, ये कहलाता है सब कैलोसल गायरस। क्योंकि आप देखते हैं कि जो कॉर्पस कैलोसम है इसके नीचे मौजूद है, तो ये एरिया कहलाता है सब कैलोसल गायरस। सही है की बात। फिर सब कैलोसल गायरस से आगे ये जो लंबा सर आ गया, ये आ गया हमारे पास सिंगुलेट गायरस। सही है की बात, ये सिंगुलेट गायरस आ गया जी। सिंगुलेट गायरस के बाद हम सीधा आगे जा रहे हैं तो हमारे पास आता है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। यहाँ पे उन्होंने लेबल किया हुआ है। ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस थोड़ा सा आप देख सकते हैं ब्रेन की नीचे वाली साइड पर चला गया, इसलिए यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो डायग्राम है ना, इसमें वो जो डार्क सा एरिया है ये ब्रेन की थोड़ी सी नीचे वाली साइड है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर की थोड़ी सी नीचे वाली साइड है। तो ये हम देखते हैं कि ये आ गया हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। क्यों? क्योंकि ये हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है। ये लिम्बिक सिस्टम का हिप्पोकैम्पस है और उसके साथ पड़ा हुआ है ये, तो पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस का एंड होता है ये अंकस। ठीक है, ये अंकस आप देख सकते हैं बिल्कुल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके पास पास ही आ गया। तो ये वो कॉर्टेक्स का पूरा हिस्सा जो कि इस लिम्बिक सिस्टम को सराउंड कर रहा है, इस कॉर्टेक्स के हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? लिम्बिक कॉर्टेक्स। डाउन की बात। अच्छा, इस लिम्बिक कॉर्टेक्स में बहुत सारा हिस्सा पेलियो कॉर्टेक्स होता है। अब ये पेलियो कॉर्टेक्स और नियो कॉर्टेक्स क्या है? बेसिकली नियो कॉर्टेक्स का मतलब होता है न्यू कॉर्टेक्स। ये एडवांस है। इसमें जो कॉर्टेक्स होता है ना, इसकी 6 लेयर्स होती हैं। आपको याद होगा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, मतलब मोटर फिजियोलॉजी में देख चुके हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की यूँ 6 लेयर्स होती हैं। जो 5th लेयर होती है वहाँ से हमारे पास मोटर फाइबर्स निकल रहे होते हैं। जो 4th लेयर होती है वो सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव कर रही होती है। इसी तरह याद है ना, ग्रैनुलर लेयर वगैरह हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो 6 लेयर्स जिस कॉर्टेक्स में होती है ना, वो तो कहलाता है हमारे पास नियो कॉर्टेक्स। सही, लेकिन कुछ जगह ब्रेन की ऐसी भी हैं जहाँ पे इतनी प्रॉपरली डेवलप्ड 6 लेयर्स नहीं है, कि सिर्फ 3 लेयर्स हैं। तो जहाँ पे सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं उसको हम नाम देते हैं पेलियो कॉर्टेक्स। सही की बात, यहाँ पे इन्हीं दो का जिक्र आया। उसके अलावा नियो कॉर्टेक्स से थोड़ा सा कम एडवांस और पेलियो कॉर्टेक्स से थोड़ा ज़्यादा एडवांस हमारे पास एलो कॉर्टेक्स भी होता है, लेकिन फिलहाल आप उसको गोली मारें। आप बस ये याद रखें कि ज़्यादातर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, वो तो है नियो कॉर्टेक्स। समझ लें 95% ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा, वो होता है नियो कॉर्टेक्स। और थोड़ा बहुत हमारे पास ये पेलियो कॉर्टेक्स है, खासतौर पे जो ऑल्फैक्शन वाली जगह होती है जहाँ पे हम सूंघने को सेंस कर रहे होते हैं, तो वो वाली जगह हमारे पास होती है पेलियो कॉर्टेक्स। कुछ इस जगह पे करके समझने हमारे पास आ गया पेलियो कॉर्टेक्स। सही, तो अब ये जो लिम्बिक कॉर्टेक्स है इसका कुछ हिस्सा पेलियो कॉर्टेक्स भी है। तो वह बात यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो लिम्बिक कॉर्टेक्स है ये पेलियो कॉर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा होता है, या आप कह सकते हो कि पेलियो कॉर्टेक्स का ये वाला हिस्सा लिम्बिक सिस्टम को कनेक्ट कर रहा होता है बाहर वाले नियो कॉर्टेक्स के साथ। समझ में आ गई बात? यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये लिम्बिक कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो कि दर हकीकत पेलियो कॉर्टेक्स है, यानी लिम्बिक कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जिसमें 3 लेयर्स मौजूद हैं, तो ये पेलियो कॉर्टेक्स
लिम्बिक सिस्टम की कम्युनिकेशन करवा रहा होता है विद नियोकॉर्टेक्स। जारी बात है दरमियान में है तो ये इससे होके इन्फॉर्मेशन जाएगी ना। तो ये तो हमने एक चीज़ देख ली जो कि लिम्बिक कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस की हुई है। एक तो मोस्टली पेलियोकॉर्टेक्स का बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा ये नियोकॉर्टेक्स की लिम्बिक सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करवा रहा है। इस पैराग्राफ में ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस के और लिम्बिक सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड होते हैं। आपको याद होगा पहले भी हमने कहा था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के एक्साइटेटरी एरिया को जब स्टिमुलेट करते हैं तो वो ना सिर्फ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस को भी स्टिमुलेट करता है, एंटी ग्रेविटी मसल्स को भी एक्साइट करता है। तो अब हम देख रहे हैं कि लिम्बिक सिस्टम में भी वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वहां पर भी कुछ ना कुछ एक्साइटेटरी फंक्शन रेटिकुलर फॉर्मेशन के हैं। सो ये के बाद रेटिकुलर फॉर्मेशन और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मीडियल फोर ब्रेन बंडल। ये डायग्राम उन्होंने शो तो नहीं किया हुआ लेकिन वैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मीडियल फोर ब्रेन बंडल आप समझ लें कि ये जो हमारे पास फ्रंटल कॉर्टेक्स का ये वाला एरिया था ना, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स आप कह लो, यहाँ से एक कनेक्शन ये गुजर रहा होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया हुआ हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के थ्रू गुजर के ये हमारे ब्रेन स्टेम का रेटिकुलर फॉर्मेशन तक पहुंचता है। जो ब्रेन स्टेम में पता है ना आपको पूरी रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो ब्रेन स्टेम का रेटिकुलर फॉर्मेशन तक पहुंचता है। यूं स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नाम दे रहे हैं मीडियल फोर ब्रेन बंडल। सो के बाद ये टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड द रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं जी हाइपोथैलेमस को थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। अभी तक हमने ये बात जरूर डिस्कस कर ली है कि लिम्बिक सिस्टम का एक बहुत अहम रुकन है हाइपोथैलेमस, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं हाइपोथैलेमस के। सही होगी बात। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये बहुत सारी जगहों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के कनेक्शंस बना रहा है। इसके ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं। हालांकि ओवरऑल ब्रेन में देखो तो ये बहुत थोड़ा है, शायद 1% ऑफ द ब्रेन हो, लेकिन इसके जो कनेक्शंस बने ना वो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के हैं। कैसे? नंबर एक, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड कनेक्शन विद द ब्रेन स्टेम। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे पास ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्शन बना रहता है, जो कि आपके पास बैकवर्ड और डाउनवर्ड नीचे की तरफ, क्योंकि ब्रेन स्टेम नीचे की तरफ है ना, तो हाइपोथैलेमस ने बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनाए हुए हैं आपके ब्रेन स्टेम के साथ। नंबर दो, ऊपर की तरफ देखो तो ये हमारे पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके साथ भी इसने बहुत सारे कनेक्शन बनाए हुए हैं, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले कनेक्शंस हो गए, या वैसे भी आपको याद होगा हम डिस्कस करते हैं जब हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जब हम सीवीएस पढ़ रहे होते हैं, सीवीएस फिजियोलॉजी, तो वहाँ भी हम बात डिस्कस करते हैं कि ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइपोथैलेमस काम करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। तो हाइपोथैलेमस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। और तीसरे नंबर पे खास तौर पे जब आप एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे ही है ना। वैसे भी आपको पता है कि जो एडीएच है ये हाइपोथैलेमस में फॉर्म हो रहा होता है, ये सारा कुछ। तो ये आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इन्फंडिबुलम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ भी कनेक्शंस बना रहा होता है, टू वे कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन स्टेम के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा है, और ऊपर आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा होता है। सही होगी बात। तो ये हमने हाइपोथैलेमस की जो आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन हैं या लोकेशनल सिग्निफिकेंस है उसको हमने समझ लिया। और वो कह रहे हैं कि वैसे तो ये हमारे ब्रेन का 1% से भी कम मैस होता है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। सही होगी बात। फिर आते हैं हमारे पास वेजिटेटिव एंड एंडोक्राइन कंट्रोल्स। ये बात अच्छा, वैसे तो वो बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के जो ओवरऑल फंक्शन है ना वो डिटेल्स हम मुख्तलिफ जगहों पर स्टडी कर चुके हैं। जिस तरह जब हम रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे वहाँ भी हाइपोथैलेमस को हम डिटेल से स्टडी कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया सीवीएस की फिजियोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन अब जारी बात है हाइपोथैलेमस का चैप्टर है तो इसमें भी हम ब्रीफली जरूर देख रहे होंगे, हाइपोथैलेमस के सारे फंक्शन को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सही होगी बात। अच्छा, हाइपोथैलेमस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया भी है, जो कि हाइपोथैलेमस के लेटरली हाइपोथैलेमस की साइड्स पे मौजूद है। डन। फिर इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी हम आगे जाके बड़े फन्ने खान बनेंगे और आपको बताएंगे कि जी ये वाला एरिया जो है ना ये फलानी चीज़ कंट्रोल कर रहा है, ये वाला एरिया फलानी चीज़ कंट्रोल कर रहा है, ये वाला। लेकिन इतनी हमारी ये चीज़ जो है ना ये इतनी प्रिसाइज नहीं है। वो हमारा अंदाज़ा है कि यार एंटीरियर साइड की कुछ जगह हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रही हैं, पोस्टीरियर साइड की। तो अभी हम आपको एक एक एरिया का नाम तो बताएंगे, लेकिन आप ये बात अपने ज़हन में रखें, ये आपके ज़हन में बात होनी चाहिए कि ये चीज़ें इतनी एक्यूरेट, इतनी एग्जैक्ट नहीं है। बस एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है हमने कि कौन कौन सी जगह कौन कौन सी चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है। डाउन की बात। अच्छा, अब हम मुख्तलिफ रेगुलेशंस देखेंगे और इन मुख्तलिफ रेगुलेशंस में हम देखेंगे कि कौन सा न्यूक्लियाई या हाइपोथैलेमस का कौन सा पोर्शन क्या फंक्शन कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन याद करने के लिए ना पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ आप याद कर लें, लेटरल हाइपोथैलेमस, इसका नाम बार बार आने वाला है। अब ये जो लेटरल हाइपोथैलेमस है ना, ये समझ लो बहुत ही ना कोई ख़राब किस्म की बदमाश गुस्से वाली कोई इस तरह की चीज़ है। सही। इसने आपके ब्लड प्रेशर को हाई रखना है। इसकी ये जब स्टिमुलेट होगा तो इंसान को भूख लगी होगी, खाना है बस मुझे, प्यास भी लगेगी इसकी वजह से, इंसान का मैंने पीना बहुत है, और बीपी हाई हो जाएगा, इसकी सिचुएशन से गुस्सा भी चढ़ता है, और बहुत सारे इसकी इस तरह की चीज़ें। तो ये लेटरल हाइपोथैलेमस को तो ज़हन में रखना
ताकि साथ साथ आपको याद भी होता रहे। डाउन होगी बात, पढ़ना शुरू करते हैं जिसकी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस के जो ओवरऑल फंक्शन है ना, उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। आप कह सकते हो एक होते हैं इसके वेजिटेटिव फंक्शंस, जिनके मुताबिक ये बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा होते हैं इसके एंडोक्राइन कंट्रोल, जिसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन वगैरह कंट्रोल कर रहा होता है। और तीसरे होते हैं इसके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर्स, वो अभी आगे जाके हम देखते हैं कि किस तरह से स्टडी रेगुलेशन कर रहे होते हैं। सही होगी बात। सबसे पहले देखने लगे हम वेजिटेटिव फंक्शंस को, यानी कि वो फंक्शन जिसमें हाइपोथैलेमस इंटरनल फंक्शंस ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस के कुछ एरियाज होंगे जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को तगड़ा कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ होंगे जो कि इन सारी चीज़ों को स्लो डाउन कर देंगे। तो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर और लेटरल हाइपोथैलेमस, लो जी मैंने कहा था लेटरल हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है। लेटरल हाइपोथैलेमस जो है वो सीवीएस को एक्साइट कर रहा है, यानी कि आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज कर देगा और ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर देगा। सही। और आर्टीरियल प्रेशर को और हार्ट रेट को डिक्रीज कौन करता है? वो करता है जी हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया। सही की बात। तो हाइपोथैलेमस का प्री ऑप्टिक एरिया जो है वो ऑपोजिट इफेक्ट रखता है एज कम्पेयर टू लेटरल हाइपोथैलेमस। हमने पहला फंक्शन देख लिया, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। दूसरा फंक्शन आता है हमारे पास बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। ये जो प्री ऑप्टिक एरिया हमने पढ़ा था, यही प्री ऑप्टिक एरिया बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन भी कर रहा है। ये किस तरह से रेगुलेट करता है? जिस टेम्परेचर का ब्लड इसके पास आता है ना, उसके हिसाब से रेगुलेट कर लेता है। बेसिकली प्री ऑप्टिक एरिया का काम होता है सुकून वाला एरिया ना। ये यहाँ भी आपको याद होगा इसने ब्लड प्रेशर को भी कम किया था, ठंडे मिजाज का एरिया ये। तो ये आपके ब्लड को भी समझ लो ठंडा करता है। सही। जब ब्लड गर्मा गर्म ब्लड इसके पास आता है तो ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड को ठंडा करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सही होगी बात। और जब ठंडा ब्लड आता है इसके पास, यानी कि वो ब्लड जिसका टेम्परेचर कम हो, तो ये उस वक्त इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं होता। ये बच्चा जब एक्साइट नहीं होगा, इसका काम क्या था? कूल डाउन करना। तो ये बॉडी को कूल डाउन नहीं करेगा, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। सही की बात। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कौन कर रहा है? हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया। वैसे इस सारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट तो देता चला जा रहा हूँ, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ ये आपको हेडिंग पता हो और ये बस नाम पता हो, दैट्स इट। सही। बाकी डिटेल्स से आपको ना भी पता होना, तो आपने जब एसईक्यू आएगा उसमें इतना सारा लंबा जरिए बता आप लिख तो नहीं सकते। अगर आपको फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस आ जाए तो आप सारे डिटेल्स तो नहीं लिखोगे, तो बस ये जो मोटी मोटी चीज़ें होंगी आप इसको लिखोगे, तो ये आपने बस याद रखने हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। वाटर रेगुलेशन एरिया। वाटर रेगुलेशन आप 2 तरीकों से करते हैं। नंबर 1, देखो जब भी आपकी बॉडी में वाटर कम ज़्यादा हो तो आप 2 ही तरीकों से रेगुलेट कर सकते हो। नंबर 1, यूरिन को बढ़ा घटा के। नंबर 2, पानी ज़्यादा पी के या पानी कम पी के। तो एक हम थर्स्ट को रेगुलेट करेंगे और दूसरा किडनीज में रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करेंगे। इन 2 चीज़ों को हमने रेगुलेट करना है। थर्स्ट को रेगुलेट करने के लिए कौन होता है जी? लेटरल हाइपोथैलेमस। लो जी, फिर वही आ गया लेटरल हाइपोथैलेमस। तो जब लेटरल हाइपोथैलेमस एक्साइटेड होता है तो उस वक्त आपकी थर्स्ट इंक्रीज कर जाती है। जाहिर बात है, ये कब एक्साइटेड होगा? जब बॉडी में पानी कम होगा। और इसको कैसे पता चलेगा कि बॉडी में पानी कम है? बेसिकली जब लेटरल हाइपोथैलेमस के पास आने वाला जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो ये खुद ही समझ जाता है कि यार अगर इतना कंसंट्रेटेड ब्लड हुआ है तो इसका मतलब ब्लड में पानी की कमी है। और ऐसी सिचुएशन में कंसंट्रेटेड ब्लड की वजह से ये एक्साइट हो जाता है और इसकी एक्साइटेशन की वजह से आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो। क्योंकि जो लेटरल हाइपोथैलेमस है हमने देखा कि ये थर्स्ट को भी इंक्रीज कर रहा है। डन। तो पानी को रेगुलेट करने का पहला मैकेनिज्म थर्स्ट सेंटर वाला हमने पढ़ लिया। दूसरा मैकेनिज्म होता है पानी को रेगुलेट करने का, आप अपने किडनीज की एक्सक्रीशन को इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हो। अगर बॉडी में पानी कम है तो हम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं किडनीज में से, ताकि यूरिन कम बने और पानी कंजर्व हो जाए। और अगर बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा है तो हम डाइल्यूट ढेर सारा यूरिन बनाते हैं ताकि पानी निकल जाए। खैर यार, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। डन। अच्छा, अब वाटर रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन आता है आपके पास? शुरू से सुनते आ रहे हैं हम ADH। ठीक है। ख़ास तौर पे जब हम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास होता है ये जनाब वाली पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एक होता है इसका एंटीरियर लोब और एक होता है इसका पोस्टीरियर लोब। इस पोस्टीरियर लोब की 2 ही सिक्रीशन है सिर्फ, या इस पोस्टीरियर लोब में हम सिक्रीशन डिस्कस करते हैं वो सिर्फ 2 होती हैं। एक होता है आपके पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको आप ADH भी कहते हो या इसको आप वेसोप्रेसिन भी कहते हो, और दूसरा होता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ठीक है बात। अब बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दोनों हार्मोन है ना, ये फॉर्म हाइपोथैलेमस में होते हैं और हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने के बाद रिलीज यहाँ पे होते हैं। सही होगी बात। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की इन दोनों सिक्रीशन को यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं। पहले हमने देख ली ADH फॉर्म करते हैं। हाइपोथैलेमस का कौन सा एरिया ADH को फॉर्म करता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। लो जी, हाइपोथैलेमस का सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो ADH को रिलीज करता है। और ऑक्सीटोसिन को कौन सा एरिया रिलीज करता है? पैरावेंट्रिकुलर एरिया।
सही होगी बात। तो सुप्रा ऑप्टिक एरिया जो है वो एडीएच को फॉर्म कर रहा है, पैरावेंट्रिकुलर एरिया जो है ऑक्सीटोसिन को फॉर्म कर रहा है। ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं ये अभी वैसे आगे एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में भी हम पूरी डिटेल से डिस्कस करते हैं, बहरहाल यहाँ पे भी आपको पता चल गई है। तो जब भी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच को रिलीज करेगा तो एडीएच किडनीज में वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा ताकि बॉडी के अंदर वाटर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू हो जाए। ये हमने वाटर रेगुलेशन का पूरा फंक्शन देख लिया। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस आता है रेगुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है डिलीवरी के दौरान, और दूसरा मिल्क इजेक्शन। ये दोनों फंक्शंस हैं ऑक्सीटोसिन के। ये वाला हार्मोन जो मैंने कहा था ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज हो रहा होता है। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा होता है? हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर। तो यही बात बता रही है कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन। कितनी जबरदस्त बात हो गई। अच्छा, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कब ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनाता है? तो ये भी थोड़ा बहुत उन्होंने बताया हुआ है। देखो, मिल्क इंजेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब बेबी का सकलिंग एक्शन होता है, तो उस सकलिंग एक्शन की वजह से निपल से जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो जारी होती है हमारे हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में जाके कहती है कि यार प्लीज ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनाओ। उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनता है, और जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनता है तो ये फौरी तौर पर हमारे ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट्स होती है ना, ये समझ लो कि ये इस तरह से बहुत सारे डक्ट्स हैं। इन डक्ट्स के अंदर जो है वो मिल्क भरा हुआ है, और इनकी जो ये बल्ब समझ लो, और इनके जो डक्ट्स है ना ये अल्टीमेटली जाके निपल में ओपन हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो बल्ब्स है ना, या एल्वेलाई समझ लो, इन एल्वेलाई के यहाँ पे होते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जब मोहतरम ऑक्सीटोसिन, अब हुआ क्या, बेबी ने यहाँ पे सकलिंग शुरू की, जिसकी वजह से सेंसरी सिग्नल्स गए हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन फॉर्म किया। ऑक्सीटोसिन इन मायो एपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा ताकि यहाँ से जो दूध है, यहाँ का मिल्क आगे चला जाए। जब ये मिल्क आगे चला जाता है तो इसको हम कहते हैं मिल्क डाउन रिफ्लेक्स। ये हम रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे मिल्क डाउन रिफ्लेक्स, लेकिन यहाँ पे आपने ये बात देख ली कि हाइपोथैलेमस से बनने वाले ऑक्सीटोसिन ने ये वाला काम कर लिया। डन। थोड़ा सा मैं और इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज़ तो नहीं है, थोड़ी सी एनाटॉमी से रिलेटेड है। वैसे हमने एक नाम पढ़ा जी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, इसी तरह एक नाम पढ़ा हमने पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये जो नाम है ना, ये अगर आप हाइपोथैलेमस की लोकेशन देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े आराम से आपको समझ में आएंगे। ये देखो, ये है ना हाइपोथैलेमस, ऐसे ही है। यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया जी, यहाँ पे ये आ गया हाइपोथैलेमस वाली जगह। ठीक, हाइपोथैलेमस बिल्कुल जहाँ पे ऑप्टिक कैज्म बन रहा होता है ना, उस जगह पे मौजूद होता है हाइपोथैलेमस। सही के बाद, तो ये आप समझ रहे हो, कैज्म से ऊपर या ऑप्टिक नर्व से ऊपर हमने एक नाम रखा हुआ है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। समझ रहे हैं बात को? तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इसका मतलब है बिल्कुल यहीं से रिलेटेड होगा, इसलिए हमने इसका नाम सुप्रा ऑप्टिक रखा हुआ है। ठीक, और पैरावेंट्रिकुलर क्यों है? यहाँ पे ऐसे में ना हमारे पास मौजूद होता है थर्ड वेंट्रिकल। जब हम वो पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम और सीएसएफ वाला सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास मौजूद होता है, अगर मैं ये वाला, ये दरमियान में, ये नीचे आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल है, फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, फिर ये थर्ड वेंट्रिकल है, फिर थर्ड वेंट्रिकल से ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स बन रहे होते हैं। नहीं समझ में आ रही है आपको बात? तो ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, वैसे इसके बता रहा हूँ कि किसी ने एनाटॉमी पढ़ी हुई है तो उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे बन जाए। अब पैरावेंट्रिकुलर की साइड पे ना, ये अगर ये थर्ड वेंट्रिकल अगर ये पेन अगर थर्ड वेंट्रिकल है ना, तो थर्ड वेंट्रिकल के साइड पे आपके पास यूथैलेमस मौजूद होते हैं, दो बड़े बड़े, और इसी तरह से इस थर्ड वेंट्रिकल के साइड पे हाइपोथैलेमस भी मौजूद होते हैं। तो हाइपोथैलेमस का वो एरिया जो कि थर्ड वेंट्रिकल के साथ लग रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? पैरावेंट्रिकुलर एरिया। पैरावेंट्रिकुलर एरिया ऑक्सीटोसिन फॉर्म कर रहा है, सुप्रा ऑप्टिक एरिया एडीएच फॉर्म कर रहा है। एनीवेज, अगर हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन देखें तो अभी तक हमने देख लिया कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन को देख लिया, टेम्परेचर को देख लिया, वाटर रेगुलेशन देख ली, ऑक्सीटोसिन की फॉर्मेशन देख ली। उसके बाद आती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड फीडिंग रिफ्लेक्सेस। बात बेसिकली ये है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जो जब मतलब हाइपोथैलेमस के वो एरिया जो कि स्टिमुलेट होने पे भूख लगना शुरू हो जाती है। दोबारा लेटरल हाइपोथैलेमस, मैंने कहा था ना लेटरल हाइपोथैलेमस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब लेटरल हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो इंसान को भूख लगना शुरू होती है, हंगर, वोरेशियस एपिटाइट, तो खा जाएगा वो सब कुछ। सही के बाद, और उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट, जब उसका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, वैसे लेटरल का ना ऑपोजिट है वेंट्रोमीडियल, आप कई जगहों पे देखोगे। एनीवेज, जब वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई स्टिमुलेट होता है तो वो सैटिस्फाइड सेंटर है, बंदा है जी पुरबाश हो गया हूँ मैं, ज़बरदस्त हो गया काम। सही के बाद पेट भर गया है उसका, वो खाना छोड़ देता है। जब आप वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हो, खाना छोड़ देता है। सही के बाद, और अगर किसी इंसान का वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो पता क्या होगा? उसका कभी पेट भरे, मतलब एक्चुअली पेट भर जाएगा, लेकिन दिमागी तौर पे वो ये कहेगा मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना दो, मुझे और खाना दो, खा ही जाएगा बंदा। मतलब छोड़ो यार, हद हो जाएगी। सही हो गई बात। तो
लेटरल हाइपोथैलेमस जब भी एक्टिवेट होता है इंसान को भूख लगती है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई जब भी एक्टिवेट होता है तो इंसान कहता है कि मेरा पेट भर गया, यानी कि सैटिस्फाइड हो जाती है। उसके अलावा आर्क्यूएट न्यूक्लियस भी होता है, इसकी भी दो डिफरेंट रीजन होती हैं। किसी रीजन को स्टिमुलेट करने पे भूख लगती है, किसी रीजन को स्टिमुलेट करने पे पेट भर जाता है। और उसके अलावा मैमिलरी बॉडीज, ये भी हाइपोथैलेमस के ना नीचे करके एक जगह मौजूद होती है, मतलब इन्फीरियर सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस आप समझ लो जगह मौजूद होती है, इसको कहते हो मैमिलरी बॉडी। ये मैमिलरी बॉडी भी कुछ फीडिंग रिफ्लेक्सेस में रोल प्ले कर रही है। ये भूख में और पेट भरने में तो रोल प्ले नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह वो जो मुंह में पानी आ गया या जो इंसान स्वॉलोइंग एक्शन, लिकिंग ऑफ द लिप्स, ये जो एक्शन है ना इसमें रोल प्ले कर रही होती है मैमिलरी बॉडीज। ये वाले एक्शन वैसे इंसानों में तो लिकिंग वाले एक्शंस कम ही होते हैं, जानवरों में ज़्यादा होते हैं। खैर नहीं बेस्ट, ये बात हमने देख ली। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो भी सिक्रीशन होती हैं, दो ही तो सिक्रीशन है यार, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों सिक्रीशन हाइपोथैलेमस में फॉर्म होती हैं और हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं इधर, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स उसको रिलीज कर देते हैं। समझिए की बात, ये तो हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब डिस्कस करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। यार एंटीरियर पिट्यूटरी की ना काफ़ी ज़्यादा सारी सिक्रीशंस होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे प्रोलैक्टिन फॉर्म करना होता है इसने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर्म करना होता है इसने, ग्रोथ हार्मोन फॉर्म करना होता है। इसी तरह से मतलब काफ़ी 5 के करीब आपके पास सिक्रीशन है एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। किस तरह से रेगुलेट करता है? बेसिकली हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम होता है जिसको आप कहते हो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल सिस्टम, ठीक है। वो होता यूँ है बेसिकली कि हाइपोथैलेमस से ना ब्लड गुजर रहा होता है, और वो ब्लड, मैं आपको वो डायग्राम दिखाई देता हूँ, बल्कि अगर मुझे वो पिट्यूटरी ग्लैंड डायग्राम मिल जाए जल्दी तो ये देखिएगा, ये हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अब हुआ क्या है कि ये आर्टरी आई है, हाइपोथैलेमस में कैपिलरीज फॉर्म की इसने, फिर दोबारा गई और एंटीरियर पिट्यूटरी में कैपिलरीज फॉर्म की। होता बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी की तकरीबन 5 सिक्रीशंस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी उन्होंने सिक्रीशन आप लिखी हुई होंगी। अभी वो कौन सी सिक्रीशन को गोली मारें, एंटीरियर पिट्यूटरी की काफ़ी सारी सिक्रीशंस होती हैं। इन सिक्रीशंस को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है और वो वाला हार्मोन डाल देता है ब्लड में, फिर ब्लड उस हार्मोन को लेकर जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और हाइपोथैलेमस के हुक्म के मुताबिक एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है या एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके ध्यान में होगा, हमने एक हार्मोन का नाम पढ़ा हुआ है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन दर हकीकत हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी में इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। तो हमने देखा कि हाइपोथैलेमस जो है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से एंडोक्राइन सिक्रीशंस को भी रेगुलेट कर रहा है। डन होगी बात। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ सर्केडियन रिदम्स। अच्छा, अगर अभी तक आप इन सारे ये जो फंक्शन है में कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं, तो मैं एक निमोनिक बनाया हुआ है इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए, और वो निमोनिक है GCU वेस्ट। GCU वेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वेस्ट में मौजूद है। सही होगी बात। G स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड फीडिंग रिफ्लेक्सेस, जो आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सही। C स्टैंड्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन, वो भी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा जी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वाला हो गया, कार्डियोवैस्कुलर वाला हो गया। उसके बाद U स्टैंड्स फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आपको तो आप समझ जाएंगे। फिर W स्टैंड्स फॉर वाटर रेगुलेशन, मैंने बताया बॉडी की वाटर रेगुलेशन कर रही थी थर्स्ट के थ्रू और ADH के थ्रू। सही होगी बात। फिर उसके बाद E स्टैंड्स फॉर जनाबे वाली एंडोक्राइन हार्मोन को जिसने रेगुलेट किया है हाइपोथैलेमस ने, ये भी हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। फिर आता है हमारे पास S स्टैंड्स फॉर ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, जो अभी हमने पढ़ना है कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। सही होगी बात। तो S स्टैंड्स फॉर सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। और फिर आता है हमारे पास वेस्ट का T मोहतरम, तो T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में रोल प्ले कर रहा होता है। गुड होगी बात। खैर एनीवेज, अभी हमने ये वाला आखिरी इसका फंक्शन डिस्कस करना था, आखिरी वेजिटेटिव फंक्शन डिस्कस करना था, क्योंकि हमने देखा कि हाइपोथैलेमस के 3 किस्मों के फंक्शन होते हैं, वेजिटेटिव फंक्शंस, एंडोक्राइन कंट्रोल वाले फंक्शंस और रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाले फंक्शंस। तो वेजिटेटिव फंक्शंस में से सारे डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट फंक्शन हम डिस्कस करने लगे थे और वो है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। डिस्कस इसको सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कर रहा होता है। सर्केडियन रिदम बेसिकली होते हैं जो आपके 24 आवर साइकिल्स होते हैं ना, कि इंसान को रात को नींद आना शुरू होती है, दिन को जाग, ये साइकिल्स हैं, ये इसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम्स। ठीक है। और सर्केडियन रिदम्स को स्टडी करना, इसको हम नाम देते हैं क्रोनोबायोलॉजी।
अब इसमें हमने बेसिकली सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस को काफ़ी स्टडी किया और हमने देखा कि हमारे जो 24 आवर्स में जो पैटर्न्स होते हैं, चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, रेगुलेट हो रही होती हैं, उसमें सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस बड़ा अहम किस्म का रोल प्ले कर रहा है। किस तरह से रोल प्ले कर रहा होता है? बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे आमतौर पे तो हम देखते हैं कि ज़्यादा जो क्लॉक्स हैं वो 24 आवर्स से रिलेटेड होती हैं। हम देख रहे होते हैं दिन में रोशनी ज़्यादा होती है, रात को अंधेरा होता है, और उसके हिसाब से जो बॉडी है वो रेगुलेट कर लेती है चीज़ों को, बायोलॉजिकल क्लॉक्स फॉर्म हो जाती हैं। ये क्लॉक्स ना सिर्फ कह लो सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस जो है ना वो इन क्लॉक्स का मास्टर है, वरना आपकी पूरी बॉडी में क्लॉक्स मौजूद हैं, आपके जो मसल्स हैं वो भी रात को थक जाएंगे या उनमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो पूरी बॉडी में आपके 24 घंटे के साइकिल में चेंजेस आ रही होती हैं, और उन चेंजेस का मास्टर कौन है? सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस। डन। अभी सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस में क्या होता है? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स हैं, CLOC के आप क्लॉक भी कह सकते हो और BMOL1 भी कह सकते हो। ये दो तरह के हमारे पास होते हैं। जब ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स बाइंड कर जाते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। ज़ाहिर बात है जब ट्रांसक्रिप्शन होगी वो आपको पता है जीन्स बनेंगी, उससे आगे फिर PER और CRY प्रोटीन्स बनेंगी। जब ये प्रोटीन्स, अच्छा देखो साइकिल है ना एक आपके पास हो क्या रहा है, ये हमारे पास जब आपके पास ये मैं क्लॉक को ना सिर्फ C लिख रहा हूँ और BMOL1 को सिर्फ B लिख रहा हूँ, जब ये एक्टिवेट होंगे ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज़ कर गई, ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज़ की, mRNA ज़्यादा बनना शुरू हो गया, mRNA ज़्यादा बनना शुरू हो गया तो ये जो आपके पास प्रोटीन्स थी PER प्रोटीन और CRY प्रोटीन, ये प्रोटीन्स इंक्रीज़ कर देंगी। अब जब ये प्रोटीन इंक्रीज़ करेंगे ना तो ये इन फैक्टर्स को इनहिबिट करेंगे कि यार हम इतनी प्रोटीन बन तो गए हैं तो क्यों एक्टिवेट करी जा रहे हो, जाके इन फैक्टर्स को इनहिबिट कर दिया। लो जी, ये फैक्टर्स इनहिबिट हो गए, थोड़ी देर के लिए प्रोटीन्स कम हो गई, फिर दोबारा फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, प्रोटीन्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ये आगे पास 24 आवर्स में साइकिल चलता रहेगा कि सुबह के वक्त हो सकता है कुछ प्रोटीन सुबह के वक्त ज़्यादा हो, रात के वक्त कम, सुबह के वक्त ज़्यादा, रात के वक्त कम, क्योंकि यही चक्कर चलता रहता है। ये एक्टिवेट करता है, ये बन जाती हैं, फिर इसको इनहिबिट करती हैं, जब काफ़ी देर बाद बहुत ही कम हो जाए ये दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। 24 घंटे में साइकिल चलता जा रहा है। सही हो गई ना बात? अच्छा, वैसे तो ये जो साइकिल है ये इंडिपेंडेंट है, खुद ब खुद दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इस साइकिल को वेरी ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप दिन और रात को बदल दो। फॉर एग्जांपल जब इंसान ट्रैवल करके जाता है किसी बहुत सारे टाइम जोन से, पाकिस्तान से अमेरिका चला गया, अब यहाँ का दिन वहाँ का दिन, ज़ाहिर बात है फ़र्क क्या हो जाता है, यहाँ पे रात हो वहाँ पे उस वक्त दिन हो, तो बॉडी के लिए तो एक जो उसका साइकिल बना हुआ था वो उल्टा सीधा हो जाएगा ना। तो इसी वजह से कई दफ़ा जब इतना ट्रैवल करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है जिसको आप जेट लैग कहते हो। उस प्रॉब्लम में कभी दिन के वक्त बहुत नींद आ रही है, रात को बंदा जाग, इस तरह का हो जाता है। लेकिन चूंकि अब उसको जो विजुअल सिग्नल है वो फ़र्क मिलना शुरू हो गए हैं, तो 2-3 दिनों में दोबारा से आपका सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस उसी माहौल के मुताबिक अपने आप को सेट कर लेता है, अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है। तो जो इसने रीएडजस्ट किया, इसे हमें पता ये चला कि सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस ऐसे नहीं है कि एक दफ़ा बचपन में बस जो बन गया वो बन गया, अब दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में जाए उसी वक्त नींद आएगी, उसी वक्त जाएगी, नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के मुताबिक उसने अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया। डन के बाद बाकी यही बात है कि जब सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस वंस अपना साइकिल बना लेता है तो ना सिर्फ वो अपने साइकिल को अपने तक महदूद रखता है, बल्कि ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ को बताता है कि भाई इस वक्त दिन चल रहा है तो तुम एक्टिव हो जाओ, इस वक्त रात चल रही है तो हम बहुत सारे हार्मोन्स, जैसे मिसाल के तौर पे थायराइड हार्मोन सुबह सुबह ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, रात को कम फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके सर्केडियन रिदम के साथ ऊपर नीचे हो रही होती हैं। ये बात भी डिस्कस हो गई। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास, ये हमने वेजिटेटिव फंक्शन जो है ना वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए, सही। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बिहेवियरल फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड एसोसिएटेड लिम्बिक सिस्टम्स। बिहेवियरल फंक्शंस हाइपोथैलेमस के बहुत सारे एरिया के बिहेवियर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लेटरल हाइपोथैलेमस, ये जब भी एक्साइट होगा तो इंसान को गुस्सा चढ़ेगा, फाइटिंग। यार एक तो ये लेटरल हाइपोथैलेमस जो है ना इतनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से आ गया। सही के बाद पहले हमने कहा था जब भी एक्टिवेट होता है इंसान को ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन ज़्यादा हो गई है, प्यास लग गई है, भूख भी ज़्यादा लग गई है, और हम कह रहे हैं कि गुस्सा आ जाता है, लड़ाई करने का दिल करता है। तो देख रहे हैं लेटरल हाइपोथैलेमस का बार बार जिक्र आ रहा है, हर दफ़ा तो थोड़ी हार्श चीज़ों में आ रहा है, सही। दूसरा लेटरल का ऑपोजिट कौन सा था? वेंट्रोमीडियल। तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जब भी एक्टिवेट होता है तो ये इंसान को कहता है सुकून करो यार, ना बहुत खाने की जरूरत है, पेट भी भर गया तुम्हारा, सुकून। वेरी सिमिलरली फिर आता है आपके पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जब एक्टिवेट होता है तो ये फियर और पनिशमेंट की फीलिंग दिलवाता है इंसान को, खौफ आता है इंसान को और ऐसे फील होता है कि मुझे मेरी तौहीन की जा रही है, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया है। फिर सेक्सुअल ड्राइव, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं खासतौर पे एंटीरियर पोर्शंस और पोस्टीरियर पोर्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, जब उनको एक्टिवेट कर जाते हैं तो इंसान की सेक्सुअल ड्राइव स्टिमुलेट होती है। हम देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के मुख्तलिफ एरियाज से इंसान के बिहेवियर्स और इमोशंस वगैरह भी एसोसिएटेड होते हैं,
सही। तो हाइपोथैलेमस के कुछ एरियाज डिस्ट्रॉय होंगे, तो सारी बात है इमोशंस वगैरह खराब होंगे। जैसे कि लेटरल हाइपोथैलेमस जो कि इंसान के सारे गुस्से वगैरह के लिए जिम्मेदार था, इंसान की भूख के लिए जिम्मेदार था, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, इंसान को गुस्सा नहीं चढ़ेगा, इंसान को भूख नहीं लगेगी, इंसान को प्यास नहीं लगेगी। जब इंसान खाना ही नहीं खाएगा तो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, मट्ठा हो गया इंसान। सही होगी बात। और दूसरी तरफ अगर आपके वेंट्रोमीडियल एरियाज की लीजन हो जाए, वेंट्रोमीडियल एरियाज खराब हो जाए, तो आपको याद है ना वेंट्रोमीडियल एरियाज का काम क्या था, इंसान को कूल डाउन करना। तो अगर वेंट्रोमीडियल एरियाज खराब हो जाए तो इंसान बिल्कुल आपे से बाहर होना शुरू हो जाएगा, गुस्सा बहुत चढ़ेगा, खाना बहुत खाएगा, मतलब वो वाले सारे काम होंगे जो कि लेटरल हाइपोथैलेमस करवाता है। डन होगी बात। तो ये हमने दूसरी तरह के फंक्शन यानी कि बिहेवियरल फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस भी डिस्कस कर लिए। अब हाइपोथैलेमस की तीसरी टाइप ऑफ फंक्शन आते हैं जो कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।